बिहार चुनाव पर न्यूज नेशन आपको सबसे सटीक कवरेज दिखा रहा है। न्यूज नेशन ने सबसे पहले आपको दिखाया था रुझान। न्यूज नेशन ने बताया था रुझानों में एनडीए गठबंधन आगे है, एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल रहा है और अभी तक के रुझान बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन 129 सीटों पर आगे चल रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। आरजेडी का गठबंधन यानी महागठबंधन 103 सीटों पर आगे है। एलजेपी यानी चिराग की पार्टी का चिराग नहीं जला है, सिर्फ एक सीट पर आगे चल रही है और आदर्श के खाते में 10 सीट जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है ये अंतिम नतीजे नहीं है, लगभग 6 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कोरोना के चलते जो काउंटिंग है वो धीमे हो रही है। अभी भी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, तो विद्या इंतजार करना पड़ेगा 6 बजे तक का हमको। जी बिल्कुल दीपक जी, थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद तो स्पष्ट तौर पर यह समझ में आ जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है और किसकी सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन उससे पहले दीपक जी, हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहते हैं कि बाकी जगहों पर जब वो देख रहे होंगे हवाई रुझान, उस वक्त न्यूज नेशन ने आपको सटीक और प्रमाणिक ग्राउंड जीरो से रुझान दिखाया था। यानी कि ग्राउंड जीरो पर जो हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जो हमारे सूत्र मौजूद हैं, उनसे सीधे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था, यानी कि जो नतीजे मिल रहे थे रुझान के, वो हमने दिखाए थे और उसमें एनडीए को बढ़त मिलता हुआ नजर आया था और वो अभी तक का है। और जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बैंग ऑन, जो बैंग ऑन था, हमारा एक एक नतीजा रुझान सही साबित हुआ। 129 सीटों पर इस वक्त एनडीए का गठबंधन आगे चल रहा है। आरजेडी का गठबंधन यानी महागठबंधन 103 सीटों पर, एलजेपी 1 पर, आदर्श 10 पर और लगातार जो बाकी चैनल्स हैं वो ये बता रहे थे एग्जिट पोल के आधार पर महागठबंधन आगे, महागठबंधन आगे। उनका पूरा कैलकुलेशन एग्जिट पोल पर टिका हुआ था और हमारा पूरा कैलकुलेशन ग्राउंड रिपोर्ट पर टिका हुआ था। इसीलिए न्यूज नेशन ने सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक खबर कि एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है वो आपको दिखाई है। जी इसीलिए दीपक जी, हमने देखा कि चाहे वो बिहार की बात करें, पटना की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, तमाम जो पार्टी दफ्तर हैं वहां पर न्यूज नेशन नेता और कार्यकर्ता समर्थक देख रहे थे। और जी ठीक है विद्या, हम सीधे चलते हैं इलेक्शन कमीशन की डीसी आने वाली है। क्या कहता है इलेक्शन कमीशन काउंटिंग के बारे में, सीधे हम वहां पर चलेंगे। लेकिन आपने कहा कि हर दफ्तर के अंदर न्यूज नेशन देखा जा रहा था क्योंकि न्यूज नेशन चाहे जेडी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, सबसे सटीक कवरेज दे रहा था, इसीलिए दिखा रहे थे हम। चलते हैं इलेक्शन कमीशन की पीसी पर। There has been absolutely glitch-free counting process so far, and from all across Bihar, so far what we have been able to gauge is that about slightly more than 1 crore votes have been counted in Bihar, which means that there is significant ground to be covered yet. And I think so far there are no issues which have come to our notice from any quarters. But if you want some specific figures, if anybody wants, we'll be happy to share with all of you. But I think I'll request Chandbhushan to give a brief on counting at Bihar. Good afternoon, friends. As you are aware, this time we have close to 63% increase in number of polling booths because in view of COVID-19 requirements, Commission decided to limit the number of electors at each booth to 1,000 from 1,500, and so the number of booths gone up from 65,000 to 1.06 lakh. And it means the 1.06 lakh number of EVMs to be counted. Also, you would be aware that in our broad guideline issued on 21st of August 2020, we decided to have the limit of tables in a particular hall to 7. Earlier it used to be 14 in general. However, to observe the parameters related to social distancing and requirement of presence of counting agents, etc., it was decided. But also on ground,
state, our election machinery, they increased the number of locations. In fact, in 2015, the counting took place at 38 locations, and this time the counting is happening at 55 locations. And also in each of the ACs, either the bigger hall has been taken or there has been the counting in more than one hall. So in all cases, actually in all ACs, the counting is happening at invariably at 14 tables, and the number of rounds are ranging from lowest 19 rounds to 51 rounds in Bihar in different ACs. So the approximate average for Bihar would be close to 35 per AC number of rounds in for the final results. So this is the broad picture, and our counting machinery on ground is doing our work very diligently without any glitch, as already pointed out by our colleagues here. And we hope to finish the counting as per the procedure late tonight. Thank you. We have some questions from media. The first question is from Ritika Chopra of Indian Express. Can the Deputy Election Commissioner please list out the differences between a conventional counting process and the Bihar counting on account of COVID-19? I will take up this particular question. As I mentioned already, that in terms of counting, Commission prescribed to, you can say that decongest the particular counting hall, and it has limited the number of tables in each of the halls. So that is one change which has happened in from earlier occasion. Also, the number of locations have gone up so that the counting process goes smoothly and at more number of locations to take care of this additional need. Otherwise, all the processes related to counting or instructions related to counting are the same which used to be earlier in terms of counting of EVMs or postal ballots. Another question is, how many rounds of counting have finished by 1 p.m. and under normal circumstances, how many rounds of counting would have been finished by now? I think every AC, the round depends upon the number of polling booths which it has. So it would be very difficult to answer specifically related to these issues. Also, on an average kind of situation, it depends. When you start counting early and then when you go in the motion, then again the time variation may happen, kind of thing. So it's very difficult to put a specific number to this kind of situation. There's a question on postal ballots. How many postal ballots were received this time? And please provide a corresponding figure for the 2015 election. I can share one particular input related to postal ballot, that as per law, all postal ballots received till 8 a.m. today on the day of counting are to be taken up for counting. So it means the postal ballots received at the counting center till 8 o'clock in the morning today, it needs to be taken up for counting. So the data related to that would be available at the level of concerned returning officer at present. तो इलेक्शन कमीशन बता रहा है देर शाम तक का वक्त लगेगा। उनका ये कहना है कि इस बार 1,06,000 जो ईवीएम्स हैं वो काउंट होंगी। पहले 65,000 ईवीएम काउंट होती थी, लेकिन इस बार 1,06,000 ईवीएम काउंट होगी। 35 राउंड एवरेज होंगे। उनका ये कहना है 19 से 51 राउंड्स हो सकते हैं, लेकिन एवरेज 35 राउंड होंगे।
उनसे पूछा गया कि 1 बजे तक कितने राउंड की गिनती हो चुकी है, तो उनका कहना था कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये अलग अलग है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कीर्ति आजाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस से बने हुए हैं। कीर्ति आजाद जी, अभी भी उम्मीद बाकी है कांग्रेस के लिए, आपकी जानकारी क्या कहती है? आप हमेशा ग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं, क्या अभी भी कोई चमत्कार हो सकता है महागठबंधन के पक्ष में? अभी आपको इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 92 लाख के करीब वोट काउंट हुए हैं और लगभग 4 करोड़ 10 लाख हैं, यानी कि 3 करोड़ 20 लाख और होने हैं। ऐसी लगभग 85 सीटें हैं जिसमें कि वोट का डिफरेंस केवल 2000 का है और अभी तक 14 या 15 राउंड काउंट हुए हैं और आधे अभी और काउंट होने हैं। ऐसी परिस्थिति में जब पहले बैलेट पेपर्स हुआ करते थे उनको मिक्स कर दिया जाता था और उसके बाद आपको एवरेज पता लगता था क्या हुआ। अब जो शुरू होते हैं वो 1 नंबर से शुरू होकर अंत तक चलता है। ऐसे में सब पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने अलग अलग पॉकेट्स होते हैं। एक ही कहीं आप चले जाएंगे तो उसके अंदर 2-2, 3-3 टोले होते हैं अलग अलग जात के लोगों के, और वह किस प्रकार से ट्रेंड वोटिंग करते हैं वह आपको नहीं पता लग सकता अभी, क्योंकि बैलेट पेपर मिक्स नहीं होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक कि 50% वोट्स काउंट न हो जाएं तब तक कुछ कहना उचित न होगा। वैसे भी देखा जाए तो एक समय पे एनडीए 135 थी और महागठबंधन 95 भी थी। अब वह चेंज होकर के 129 आपके वाले में और 103 दिखाई दे रहा है, दूसरे में 106 और 124 दिखाई दे रहा था। तो अभी ये सब गिनती करना उचित न होगा। मुझे अभी भी पूर्ण विश्वास है कि इसमें महागठबंधन की विजय होगी, सिर्फ समय का इंतजार करना चाहिए हमें। आपका खुद का प्रेडिक्शन क्या कहता है कीर्ति आजाद जी? अगर महागठबंधन जीतता है तो कितनी सीटें मिलने की संभावना है? क्या आप मानते हैं एग्जिट पोल सही साबित होगा? एग्जिट पोल तो आप लोग करते हैं जनाब, हम लोग उसको देख के उत्साहित होते हैं। बाकी तो जो जनता ने किया है उनके जो भी वो वर्डिक्ट देंगे सन 8 पर रहेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि ज्यादा अंतर नहीं, और 50% वोट्स अभी काउंट नहीं हुए, इसलिए उसके पहले ही लड्डू बांटना और खाना उचित नहीं होगा। कीर्ति जी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एग्जिट पोल से आप लोग उत्साहित होते हैं, अभी के जो रुझान है उससे क्या महागठबंधन उत्साहित है कि नहीं है? अभी तो आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से फाइट चल रही है। शुरू में हम आगे थे, एनडीए पीछे थी, उसके बाद एनडीए 135 हो गई, हम 95 पे आ गए, उसके बाद एनडीए 129 127 पे चली गई, हम एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। कीर्ति जी, मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और आप जो बात कह रहे हैं उसकी तस्दीक कर रही है जी। छपरा से जो आरजेडी कैंडिडेट है वो 6 वोटों से आगे हैं जी, और बिहारीगंज से कांग्रेस की सुभाषिनी यादव जो है वो 8 वोटों से आगे चल शरद रही है। यादव की बेटी है जी बिल्कुल। फतुहा से देखिए आरजेडी के रामनंद 180 वोट से आगे चल रहे हैं। जमालपुर से जेडीयू के शैलेश कुमार से 779 वोट से आगे चल रहे हैं उनके जो प्रतिद्वंदी हैं। बैंकुटपुर में बीजेपी के मिथिलेश तिवारी जो हैं वो आगे चल रहे हैं, और बाजपट्टी से आरजेडी के मुकेश कुमार यादव जो हैं वो 380 वोट से आगे चल रहे हैं। बख्तियारपुर से आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार बीजेपी के रणविजय सिंह से 290 वोट से आगे चल रहे हैं। बरौली सीट पर आरजेडी के रियाजुल हक बीजेपी से आगे चल रहे हैं। तो ये बहुत कम फासले वाले वो सीट्स हैं दीपक जी, और जो जैसा कि चुनाव आयोग की तरफ से भी बताया गया कि अभी जो है 19 से लेकर आपको 51 राउंड तक का इंतजार करना होगा। एवरेज 35 राउंड बताया उन्होंने, लेकिन ये कम से कम अभी जो ये फासला ये कह रहा है कि भाई अभी तक के जो रुझान है उस पर आप आंख बंद करके विश्वास मत कर लीजिए। और हर बार की दीपक जी जैसा कि हम लोग नतीजे दिखाते हैं, रुझान दिखाते हैं, तो लगभग 12-1 बजे तक ये स्पष्ट हो जाता है, सेटल हो जाता है। लेकिन आज कम से कम 4 बजे तक इंतजार हम 5 बजे तक मुझे नहीं लगता 4 बजे भी, क्योंकि अभी तक सिर्फ 1 करोड़ वोट काउंट हुए हैं, 3 करोड़ होना बाकी है। तो अगर यही स्पीड रही, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग हो रही है, तो बाकी के 3 करोड़ में भी 6-7 बजना चाहिए, मेरा ये कैलकुलेशन बनता है। रोहित चहल बीजेपी के जुड़ गए हैं। रोहित, कीर्ति जी कह रहे हैं इंतजार करना होगा, आपके यहाँ थोड़े लड्डू बटे थोड़े घर के अंदर वापस रख लिए गए हैं। आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? आप क्या कहते हैं, क्या एनडीए इसी तरह आगे रहेगी या महागठबंधन की गाड़ी आगे निकल जाएगी आपसे आने वाले समय में? देखिए, हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि जो हमारी एनडीए के जो
आपने कहा गाड़ी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वहाँ पे बनने जा रही है निश्चित तौर पे, और बिल्कुल हाँ रुझान है, लेकिन अब जिस तरीके से कुछ स्टेबिलिटी आई है तो उम्मीद पूरी है कि अंतिम जो परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में ही आएंगे और फिर से दोबारा एनडीए की सरकार वहाँ पे नीतीश जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। रोहित, मैं ये भी जानना चाहता हूं आपसे कि क्या जो तीसरे नंबर की पार्टी होगा उसका मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा या पहले नंबर की जो पार्टी होगी उसका मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है? देखिए, अभी कोई पहला, दूसरा और तीसरा बना नहीं है, अंतिम परिणाम आएंगे तो एक बात। दूसरी बात मुझे लगता है कि लेकिन नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं और हमने मुख्यमंत्री जी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे निश्चित। ठीक है रोहित, मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। आरजेडी की पहली प्रतिक्रिया आ रही है, मनोज झा कुछ बोल रहे हैं। सर्टिफिकेट लेके ही निकलिए, हाथ में जीत का सर्टिफिकेट, क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि इस बार काउंटिंग क्यों स्लो हो रही है, उसके पीछे कारण है। इसलिए रियल टाइम डेटा आपका अटका पड़ा रहता है बहुत देर तक एक ही जगह। लेकिन हम लोग तो इलेक्शन कमीशन के अलावा अपने सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में महागठबंधन के सहयोगियों भी सभी बात कर रहे हैं और आपको यकीन दिला रहे हैं कि ओपिनियन पोल को एग्जिट पोल ने खत्म कर दिया। एग्जिट पोल के बाद आप देखेंगे नतीजे वही होंगे। एक अन्य मार्ग जो ठीक मेरे सामने है, वहां बदलाव सुनिश्चित है। चंद घंटों का इंतजार करिए और ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप परिवर्तन देखेंगे। आपके हिसाब से महागठबंधन कितनी सीटें सर आपको मैं सीधा बता देता हूँ, 122 है आंकड़ा, उसके ऊपर ये कहाँ रुकेगा जो मैंने पहले कहा था, आज भी दोहरा रहा हूँ। अभी कितनों पे लीड कर रही है? अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल टाइम डेटा में हम 124 पे हैं, लेकिन वह दिख नहीं रहा है। कॉन्फिडेंट है सर, कॉन्फिडेंट है, पूरी पार्टी कॉन्फिडेंट है। हमारी बात छोड़िए, बिहार कॉन्फिडेंट है, क्योंकि बिहार ने इस बार रोजगार पे वोट किया है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए वोट किया है। बिहार के लोग नया बिहार गढ़ने के लिए वोट किए हैं, इसलिए हम लोग 100% कॉन्फिडेंट हैं। शायद अभी 1:30 बज रहा है, 7-8 बजे रात तक जब आपके पास आएंगे ना तो ये करते हुए ये आंकड़े मैंने अब इतनी बात कहने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। आपको याद है पिछली बार का, उनको सारी मिठाई बाद में राजद कार्यालय में भिजवानी पड़ी। बीजेपी कह रही है, सफलता बोल रही है। तो अति आत्मविश्वास इसको दीपक जी कहें या विश्वास कहें वोटर्स के प्रति, और बिहार में इस बार जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया वो दिखाई दे रहा है। मनोज झा जो कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत आश्वस्त हैं कि ये चुनाव वो जीतने वाले हैं, लेकिन रुझान ऐसा नहीं कह रहे हैं। रोहित चहल, क्या आप एग्जिट पोल्स जो बहुत सारे चैनल्स ने दिखाए उससे खुश हैं? वो लग रहा है आपको कि वो ठीक होगा, उसके जो नतीजे हैं वो ठीक लग रहे हैं, या फिर इससे खुश हैं जो इस वक्त रुझान आ रहे हैं? देखिए, मनोज जी ने 2-3 चीज़ें कही। मनोज जी, एक तो एग्जिट पोल नहीं, जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, एनडीए के पक्ष में आएंगे और वहाँ पे सरकार बनेगी। उन्होंने एक और बात करी, रियल टाइम डाटा की बात करी। तो रियल टाइम अगर आप देखें रिजल्ट जो आ रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट पे, क्योंकि मैं ऑथेंटिक उसी को मानता हूँ जो इलेक्शन कमीशन कहता है, जो उनकी वेबसाइट पर होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों के साथ लीडिंग पार्टी बनी हुई है। 110 सीट पर लड़ने के बाद भी आरजेडी है वो कितनी सीटों पर लड़ी सबको पता है। उसके बाद भी हमारा जो गठबंधन है, चाहे वो जेडीयू है, चाहे हम हैं, चाहे वीआईपी पार्टी है, उन सबको मिला ले तो तब भी सबसे लीडिंग पार्टी है। और ये ठीक है, अभी नतीजे नहीं आए हैं, बिल्कुल हमारा जनता का जो भी मत है और जो भी आएगा अंतिम परिणाम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन हमें आशा उम्मीद पूरी है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद जिस तरीके से मोदी जी को हमने देखा लोकसभा में मिला है और जिस तरीके से हमने नीचे तक काम हुआ है और जो गरीबों तक, आपको याद होगा एक माँ का जो एक वीडियो हमने देखा था, जिस तरीके मोदी जी ने भी उसका उल्लेख किया था कि माँ के पास, उस गरीब के पास जो आवास योजना से है आवास पहुंचा है, चाहे वो उज्ज्वला के तहत सिलेंडर पहुंचा है, किसके किसानों के पास किसान निधि पहुंची है और जिसके हर घर में बिजली पहुंचाई है। तो वो उम्मीद और आशा वीडियो तो दीपक जी बहुत सारे वायरल किए गए थे, उन वीडियोस का असर हुआ है या आपके काम का असर हुआ है या फिर जमीन पर जो कुछ बिहार में हुआ उसका असर हुआ है? सड़कें बनी, बिजली 22-22 घंटे पे बिहार में आई, उसका असर हुआ है ये सब। लेकिन कीर्ति आजाद जी से एक सवाल, मैं कीर्ति आजाद जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कीर्ति आजाद जी, भले ही बीजेपी और आरजेडी का फासला कम होता जा रहा हो, बीजेपी 75 पर आ गई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, आरजेडी अब 72 पर आ गई है,
लेकिन दिक्कत कांग्रेस की है, आप मात्र 18 सीटों पर आगे हैं। कहीं 70 सीटें आपका लड़ना आरजेडी की कुर्सी के बीच सबसे बड़ी रुकावट ना बन जाए, क्योंकि ट्रेंड यही दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीयू का परफॉर्मेंस लगभग 50 के आसपास आ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस के चलते तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाएं। आपका स्ट्राइक रेट बेहद ही कम है। आप तो पत्रकार हैं और आप इस तरीके का स्पेकुलेशन करेंगे तो फिर हम लोग राजनीति में क्या होगा। देखिए, हार जीत होती है, अंततः क्या स्कोर होगा यह देखना आवश्यक होता है, और उसमें आप देखिए कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम जीतेंगे। आपके अभी जो एक रिपोर्टर से बता रहे थे, कहीं 6 वोट का डिफरेंस है, कहीं 8 का है अंतर, कहीं 150 का है, कहीं 500 का है। यह सब अंतर बदलेंगे और 2000 वोट तक में जो भी इस समय तक होगा वह जीता हुआ जो लीड कर रहा हो वो डाउन भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है और उसी का इंतजार मैं भी कर रहा हूं। और मैं खिलाड़ी आदमी हूं, जब तक अंतिम बॉल नहीं फेंक दी जाएगी तब तक हार जीत का निश्चय नहीं होता। ठीक है, रोहित चहल कुछ कहना चाहते हैं, आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अजय जी एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहता हूं कि मनोज झा कह रहे हैं कि वो उनको पूरी उम्मीद है कि वो जीतने वाले हैं और अभी जो रुझान है उस पर आप विश्वास ना करें, जो एग्जिट पोल आए थे वही एग्जिट पोल होंगे। देखिए, चुनाव आयोग का भी जो रिपोर्ट अभी आपने देखा 1/3 या 1/4 ही अभी काउंटिंग पूरी हुई है। दीपक भाई ने पूरी डिटेल्स में भी बताई, आपका चैनल भी बता रहा है कि अभी 3 करोड़ के लगभग वोट अभी मतगणना होनी बाकी है। आप समझिए कितना बड़ा डिफरेंस हो सकता है यदि 35 राउंड का चुनाव जब ये काउंटिंग होगी। अभी तो 10-12 भी नहीं हो पाया है पूरी तरह से। तो मुझे लगता है कि यदि मनोज झा ने उस चीज को, संभावनाओं को, उस उम्मीद को जारी रखा है तो वो कोई गलत नहीं है। मनोज झा जी ने यह भी कहा कि 124 जो है उनको ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, जहां जहां हमारे चुनाव मतगणना केंद्र पर हमारे साथी हैं वो बता रहे हैं कि हम लोग 124 सीटों पर लीड कर रहे हैं। अब आपके भी अपने स्रोत हैं और हम पार्टी राजनीतिक दलों के भी अपने स्रोत हैं। सभी पार्टियों के नुमाइंदे अपने अपने मतदाता केंद्र पर, मतदान केंद्र पर और या जहां काउंटिंग हो रही है वहां पे सबके सब हैं। तो आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जनता जो आशीर्वाद देगी, विजय में भी हम प्रसन्न हैं और यदि हमारी पराजय भी होती है तो हम हतोत्साहित नहीं होंगे। बिहार की जनता की आवाज, उनकी लड़ाई, उनके संघर्षों के साथ हम खड़े होंगे। नव निर्माण के लिए और बिहार में एक नया बदलाव के लिए पुनः दिन रात एक करके परिश्रम के साथ काम करेंगे। काश इतना परिश्रम कर रहे होते अजय उपाध्याय जी तो ये दिन ही ना देखना पड़ता। रोहित चहल क्या कहेंगे अजय जी के इस आशावाद पर? नहीं, गलत बात है। आपसे अपेक्षाएं नहीं की जाती। आप एक जज की भूमिका में ना हो दीपक भाई। नहीं, मैं तो टिप्पणी कर रहा हूँ सर, पत्रकार को टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है। मैं यही कह रहा हूँ, इतनी मेहनत की होती है आपने सतत, तो शायद परिणाम कुछ और होता। रोहित चहल नहीं, परिणाम आएगा। आप निराश अभी मत होइए, आना ना ज्यादा खुश होइए, आएगा परिणाम फेवर में। देखिए क्या रोहित जी, देखिए कीर्ति आजाद जी बहुत वरिष्ठ हैं और अजय जी यहाँ पर बैठे हैं हमारे बड़े भाई, और मुझे लगता है कि इन दोनों एक ही पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से। और इनके जो नेता है राहुल गांधी जी, वो उन्होंने हार पहले ही स्वीकार कर लिया जब उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठा दिया अपनी रैली के अंदर। और आज ही इनके नेता अगर ये उसको ऑन करेंगे नहीं करेंगे, जो इनके नेता उदित राज जी हैं उन्होंने कह दिया ईवीएम पे ठीकरा पहले ही फोड़ दिया है। तो ईवीएम तो बहाना है, इनको हार से अपने आप को बचाना है। जिस तरीके से जो इनकी नाकामी है उससे कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने में लगे हैं। तो इनके नेता जो हैं राहुल गांधी जी, उदित राज जी, जो ईवीएम को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो आज मेरा सवाल है कि भैया आज ईवीएम बदनाम हो गया। आप अभी अजय जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमें स्वीकार है, सर माथे पे है। तो भैया ये उदित राज जी और राहुल जी को भी तो समझाइए ना, वो क्या बात कर रहे हैं। वो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं और आप इधर ये बात कर रहे हैं। अरे इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठाएंगे, ईवीएम पे भी सवाल उठाएंगे, सीबीआई पे भी सवाल उठाएंगे, भारतीय सेना पर भी सवाल उठाएंगे। सर कुछ होता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है रोहित थोड़ा सा इंतजार आप भी कीजिए, हम भी थोड़ा सा नजर बना के रखे हुए हैं कि भाई देखिए जो स्पष्ट तरीके से जो चीजें आएंगी, पुख्ता तरीके से जो रुझान आएंगे, उसमें ज्यादा मजा आएगा आपको भी, कांग्रेस को भी, जेडीयू को भी और आरजेडी को भी, और हम भी मजेदार तरीके से दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त दीपक जी कौन मजा लूट रहा है, कौन सी पार्टी का नेता जो है वो क्या कर रहा है, ये जरा हम अपने दर्शकों को एक एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं।